औरंगजेब पढ़ रहे थे? कुछ लिखवाए हेडिंग वोडिंग? क्या हेडिंग थी? चलिए देखिएगा, साम्राज्य विस्तार, औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार, औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार, औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार। देखिएगा, साम्राज्य विस्तार के क्रम में हम लोगों ने कल चर्चा की थी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। क्योंकि आपको पता है कि औरंगजेब जब 1636 में दक्कन का सूबेदार बना था तो इसने दक्कन के अधीन आने वाले बीजापुर और गोलकुंडा को भी जीतने का प्रयास किया था, लेकिन 1644 ईस्वी में उसको वहां से हटा दिया गया, फिर गुजरात भेजा गया, इसके बाद फिर मुल्तान और सिंध भेजा गया। एक बार इसने बल्ख और बदख्शां का अभियान भी किया था, कंधार का भी अभियान किया था। ये शाहजहां के काल की बात है, ठीक है। लेकिन जब ये सत्ता पे आता है, जब ये गद्दी पर बैठता है, तो कहा गया कि दक्षिण के जो स्टेट्स थे उन स्टेट्स में जो बीजापुर और गोलकुंडा, अगर आप मैप की बात कर लें, अगर आप मैप की बात कर लें, क्लियर है, तो ये जो आधा नीचे साउथ महाराष्ट्र, कुछ पार्ट गोवा और कुछ पार्ट कर्नाटक, ये था बीजापुर। क्या था? बीजापुर। आज के समय में कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट तेलंगाना, ये पार्ट था गोलकुंडा। क्या था? गोलकुंडा। और इसके ऊपर क्या थे? मराठा थे। क्या थे? मराठा। खासकर ये पार्ट था अहमदनगर वाला, महाराष्ट्र। तो नहीं लग रहा है कि अगर औरंगजेब को आगरा से अगर साउथ जाना है तो टक्कर किससे होगी इसकी? मराठों से होगी, बीजापुर से होगी, गोलकुंडा से होगी, तब नहीं इधर आएगा विजयनगर वाले क्षेत्र में। क्लियर है? तो जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने दक्षिण भारत के अभियान को प्राथमिकता दी है। क्या दी है? प्राथमिकता। और उन दक्षिण भारत के अभियानों में पहला कौन है? बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा। गोलकुंडा और मराठा। खासकर जो गोलकुंडा वाला स्टेट्स था, क्षेत्र था, वह सिया बहुल था। क्या था? सिया बहुल था। और औरंगजेब क्या था? सुन्नी था। ये किसको मानता था? इसलिए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। किसको? औरंगजेब को। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना कि अब इसको साउथ जाना है तो साउथ जाने के क्रम में टकराव होगा, लेकिन सबसे अधिक चुनौती किससे मिलेगी इनको? किससे मिलेगी? मराठों से। क्लियर है? एक बात और है कि बार बार जो मराठा है ये बीजापुर का साथ भी दे रहे हैं, गोलकुंडा का भी साथ दे रहे हैं। बीजापुर और गोलकुंडा दोनों मिलकर किसका साथ दे रहे हैं? मराठा का। यानी ये मुगलों के लिए चुनौती बना हुआ है, ठीक है। और साउथ इंडिया को जो जीतने का अभियान था, इसका अपना व्यक्तिगत अभियान नहीं था औरंगजेब का, यह इसके पूर्वजों से चली आ रही अभियान थी साउथ इंडिया को जीतने का। क्लियर है? अकबर का जो अंतिम अभियान था, असीरगढ़ का अभियान, वो भी साउथ इंडिया का ही पार्ट था, दक्षिण भारत का ही पार्ट था, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसको जीतने के क्रम में सबसे जो पहला अभियान करता है बीजापुर का। कहां का? बीजापुर का। क्लियर है? और बीजापुर में एक वंश शासन कर रहा था, आदिल शाही वंश, और उस वंश का शासक ही था आदिल शाह सेकंड। आदिल शाह सेकंड। क्लियर है? बीजापुर और मराठा दोनों अभियान के लिए सबसे पहले औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां, किसको? शाइस्ता खां कौन था? औरंगजेब का मामा था। और इसके साथ साथ जोधपुर के राजपूत शासक थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। इन दोनों का अभियान भेजता है बीजापुर के लिए, लेकिन ये लोग असफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और जब असफल हो जाते हैं तो असफल होने के बाद दूसरा अभियान भेजता है जय सिंह। जय सिंह। और दूसरा इसका बड़ा पुत्र था मुअज्जम।
कौन था? मुअज्जम। किसका पुत्र है मुअज्जम? इन दोनों की संयुक्त नेतृत्व में जब अभियान होता है तो जय सिंह ने कहा कि पहले हम मराठों के साथ अभियान करेंगे, इनके साथ लड़ेंगे, इसके बाद तब जब मराठा को हरा देंगे और मराठों से एक संधि कर लेंगे कि हमको हराना है किसको? बीजापुर को। तब मुगल और मराठा मिल किसको हरा देंगे? बीजापुर। फिर बीजापुर को मिला लेंगे, किसको हरा देंगे? गोलकुंडा को। ये किसकी सोच थी? मुगलों की सोच थी, खासकर जय सिंह और मुअज्जम की। जब जय सिंह आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो मराठा है, मराठा में चूंकि शाहजी भोसले, किसका नाम था? शिवाजी के पिता का नाम था, यही था ना, और इनका पुत्र था छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था और ये अभियान आप देख रहे हैं कि लगभग 1664-65 का है। इसका मतलब 30-35 साल के शिवाजी हो चुके हैं। और आपको पता है कि जब शाहजी भोसले थे तो अहमदनगर मराठों का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जब अहमदनगर जब इसका विनाश हो गया, नष्ट हो गया, इसकी सत्ता समाप्त हो गई, तो शाहजी भोसले कहां चले? बीजापुर। इसका मतलब मराठों का संपर्क बीजापुर से पहले से रहा है। क्लियर है? आपको पता है कि बीजापुर के शासक ने ही शिवाजी की हत्या करने के लिए अफजल खान को भेजा था, नहीं भेजा था? और अफजल खान ने इसको इस जो मारने की जो प्लानिंग थी उसको पहले ही भांप लिए थे और उससे पहले क्या कर दी? हत्या कर दी किसकी? अफजल खान की। अब देखिएगा कि जय सिंह और मुअज्जम जाते हैं और टकराव किससे होता है? पहले छत्रपति शिवाजी से, और शिवाजी हो जाते हैं पराजित। क्या हो जाते हैं? और पराजित हो जाते हैं। और ये समय है जून 1665 का, और जून 1665 में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है। और पुरंदर की संधि किसके बीच में होती है? जय सिंह और छत्रपति शिवाजी। अब यहीं से औरंगजेब का एक फरमान आता है कि जय सिंह तुम किसको? छत्रपति शिवाजी को लेकर के कहां जाओ? हमारे दरबार में, आगरा में। और छत्रपति शिवाजी को कौन ले आता है? जय सिंह। और कहां पेश करता है? औरंगजेब के दरबार में, आगरा के महल में। और जब जय सिंह जाते हैं औरंगजेब के समक्ष, तो औरंगजेब इनसे बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करता है, क्योंकि मराठों छत्रपति थे, मराठों के हेड थे। इनको लगा कि ऐसा औरंगजेब ने जो हमारे साथ व्यवहार किया है यह ठीक नहीं है। इन्होंने अपना विरोध जताया, और जब जताया तो औरंगजेब ने क्या किया? इनको कैद करा लिया और रख दिया जयपुर के भवन में। और वहां से ये भाग निकले। सब कहानी हम लोग मराठा में पढ़ेंगे, ठीक है? वहां से क्या करते हैं? भाग निकलते हैं। अब देखिएगा कि जब जयपुर को हराया, जब इनको हराया छत्रपति शिवाजी को, तो जो संधि किया है पुरंदर की संधि, इसमें इसने एक बात कही, कहा कि आप हमारा साथ देंगे किसके खिलाफ? बीजापुर के खिलाफ। शिवाजी मान गए, लेकिन बीजापुर का शासक था आदिल शाह सेकेंड। जब उसको चला पता कि मुगलों की संधि मराठों से हो गई है और ये कहां पड़ रहे हैं? बीजापुर की ओर। इसने क्या किया? बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में चाक चौबंद किया। कौन? आदिल शाह। लेकिन शिवाजी ने क्या किया कि जब आगे युद्ध होने वाला है तो शिवाजी इन मुगलों से अपनी संधि तोड़ देते हैं, और तोड़ देने के बाद बीजापुर के क्या हो जाते हैं? साथ। आपको पता होगा कि जो मराठे थे गुरिल्ला युद्ध में बड़े माहिर थे, और मराठा और बीजापुर दोनों ने मिलकर के गुरिल्ला युद्ध किया, और इस कारण जय सिंह और जो मुअज्जम है इनको यहाँ पे सफलता नहीं मिलती, और ये वहां से वापस लौट जाते हैं। और कहा गया कि 1668 से लेकर के 1678 लगभग 10 सालों तक बीजापुर को छोड़ दिया औरंगजेब ने। क्लियर है? अब देखिएगा कि इधर आदिल शाह को लकवा मार देता है, और लकवा मारने के बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और ये टाइम है 1674 का। इसके बाद इसका पुत्र है जिसका नाम है सिकंदर आदिल शाह। क्या नाम उसका है? सिकंदर आदिल शाह शासक बनता है। और जब सिकंदर आदिल शाह शासक बनता है तो औरंगजेब एक फरमान जारी करवाता है। किसके लिए? सिकंदर आदिल शाह के लिए। उसने कहा कि हमारी 3 शर्तें हैं, अगर तुम इन शर्तों को मान लोगे तो हम बीजापुर पे अटैक
उसने कहा पहला काम तो ये है कि मुगल जब मराठों के खिलाफ लड़ेंगे तो तुम हमें रसद दोगे, यानी खाना खर्चा दोगे। इसने कहा हम इसको मानेंगे नहीं। उसने कहा कि जब हम मराठों के खिलाफ लड़ेंगे तो तुम हमारा साथ भी दोगे। और तीसरा कहा कि जब हम बीजापुर के अभियान पे आएंगे और बीजापुर अभियान के रास्ते कहां जाएंगे, गोलकुंडा, तो तुम हमें उचित मार्ग दिखाओगे। इस बात को मानने से कौन इनकार कर दिया? सिकंदर आदिल। और जब सिकंदर आदिल शाह इनकार कर देता है तो 1686 में औरंगजेब खुद आता है बीजापुर के अभियान पे, और बीजापुर के अभियान पर आता है तो ये कर देता है आत्मसमर्पण। और 1686 ईस्वी में बीजापुर को क्या करता है औरंगजेब? मुगल सत्ता में मिला देता है। क्लियर है? अब बारी किसकी है? गोलकुंडा की। किसकी बारी है? गोलकुंडा की। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, बीजापुर, मराठा, गोलकुंडा। ठीक है, अब देखिएगा का राजपूतों के साथ कैसा संबंध था, इसको भी देखना है। ठीक है, तो हमने देखा दक्षिण की नीति। ठीक है, अब देखेंगे कि औरंगजेब का राजपूतों के साथ संबंध। ठीक है, तो अगला टॉपिक इसी में होगा। दूसरा होगा औरंगजेब का राजपूतों के साथ संबंध। राजपूतों के साथ संबंध। क्लियर है? देखिएगा, चूंकि अगर मैं बात करूं बाबर, हुमायूं, अकबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। क्लियर है? तो सबसे बेहतर संबंध किससे रहा है? अकबर से रहा है। राजपूतों के साथ बेहतर संबंध अकबर के काल में रहा है। हालांकि थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे करते हुए इस चीज को जहांगीर ने भी निभाया है और शाहजहां ने भी निभाया है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि गद्दी पर बैठते ही इसने कहा कि माथे पर तिलक अब कोई राजपूत नहीं लगाएगा। ऐसा प्रमाण कौन जारी किया? इसका मतलब कुछ तो संबंध बिगड़ेगा ना। लेकिन दो शासक हैं, जय सिंह और जसवंत सिंह। जय सिंह और जसवंत सिंह औरंगजेब की सेवा में शामिल थे। दोनों राजपूत थे और इनको 7000 का जात और सवार का मनसब दिया था। किसने? औरंग है राजपूत, इनको सर्वोच्च मनसबदार बनाया है किसने? औरंग। लेकिन जब जय सिंह की मृत्यु 1667 में और जसवंत सिंह की मृत्यु 1674 में हो जाती है, तब जाकर के आगे औरंगजेब की नीति राजपूतों के प्रति बदल जाती है। क्या होती है? बदल जाती है। फिलहाल जब तक ये राजपूत थे तब तक ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही ये मरे उसके बाद इसकी पॉलिसी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। और उस पॉलिसी चेंज में जो पहले इसने पॉलिसी अपनाई है वो अपनाई है मारवाड़ के साथ। किसके साथ? मारवाड़ के साथ। ठीक है, तो देखिएगा जो इसका संबंध मारवाड़ से है उसको देखेंगे। ठीक है ना? मारवाड़ में किसा? राजपूतों का था, मारवाड़ राठौरों का था, मेवाड़ सिसोदियों का था। ठीक है, तो देखिएगा मारवाड़, यहां देखिएगा कि चूंकि जब जसवंत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। जसवंत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जसवंत सिंह की जब मृत्यु होती है तो इनकी 5 पत्नियां और 7 उपपत्नियां। पत्नी और उपपत्नी, अब समझ जाइएगा। 5 पत्नियां। एक तो है कि जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है। एक कितनी हो गई? एक है जिनका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ है। अगल बगल दाएं बाएं ये सिस्टम चलता है। आज नहीं चल पाएगा ना, उस समय चलता था। आज तो माहौल गड़बड़ हो जाएगा, पिट्टी पिट्टा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। क्या हुआ कि ये सभी जसवंत सिंह के चिता पर जल करके क्या हो गई? सती हो गई। लेकिन इनकी 2 और पत्नियां थी। 2 और पत्नियां थी, लेकिन वो गर्भवती थी, इसलिए वो लोग सती नहीं हुई। क्लियर है? अब देखिएगा
कि आगे चल करके जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, 5 पत्नी 7 उपपत्नी भी सत्योगी, बच्चा कोई नहीं था, 2 और पत्नी है जो गर्भवती है, तो कोई उत्तराधिकारी होगा गला नहीं होगा, कोई है फिलहाल अभी नहीं है। इसका फायदा कौन है? औरंगजेब। और इसने कहा कि क्या कर लो, मारवाड़ पे कब्जा कर लो। क्या कर लो? मारवाड़ पर कब्जा कर लो। और मारवाड़ पे राठौर वंश के शासकों का क्या था? अधिकार था। क्लियर है? ऐसा है कि शासक नहीं है ना, प्रजा तो है ही, सरदार तो है ही, योद्धा तो है ही नहीं इस समय। अब देखिएगा इधर होता क्या है कि जब कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है, एक था भतीजा इंद्र सिंह, किसका? जसवंत सिंह का। और इंद्र सिंह को कठपुतली बना करके मारवाड़ की गद्दी पर कौन बैठाया? औरंग। और कहा कि 36 लाख रुपए तुम हमें क्या दोगे? वार्षिक कर दोगे। इधर इस बीच जो दोनों पत्नी है, इन दोनों पत्नियों को 2 पुत्र पैदा होते हैं। एक पुत्र पैदा होने के तुरंत बाद मर जाता है, एक पुत्र जिंदा बचता है जिसका नाम होता है अजीत सिंह। क्या नाम होता है? अजीत सिंह। अब देखिएगा कि जसवंत सिंह का सेनापति था दुर्गादास राठौर। दुर्गादास राठौर, दुर्गादास राठौर। और ये जो पत्नी है, दोनों पत्नी है और एक पुत्र है अजीत सिंह, इनको औरंगजेब दिल आगरा बुलवा लेता है। कहां? आगरा। कहता है कि इनका पालन पोषण कहां होगा? आगरा में होगा। लेकिन जब दुर्गादास राठौर ने कहा कि चूंकि मैं जसवंत सिंह का सेनापति हूं, ये जसवंत सिंह के पुत्र हैं और मुझे उनके सेनापति होने के नाते इनके पालन पोषण का अधिकार मुझे दिया जाना चाहिए। लेकिन औरंगजेब ने कहा कि नहीं, हम यह अधिकार नहीं देंगे। इस बात से दुर्गादास राठौर बड़ा सशंकित होता है और अजीत सिंह को लेकर के उस आगरा से कहां भाग जाता है? मारवाड़। छोटे थे भी। और जब मारवाड़ भागता है तो यह बात चलती है पता औरंगजेब को, और औरंगजेब इससे बड़ा क्षुब्ध होता है। लेकिन जब दुर्गादास राठौर अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ पहुंचते हैं तो वहां के राठौर प्रजाओं ने बड़ा स्वागत किया और कहा कि ठीक है, हमारे राजा कौन होंगे? अजीत। भाई छोटे थे, भले छोटे हैं लेकिन राजा होंगे, लेकिन इनका संरक्षक कौन होगा? दुर्गादास राठौर। कहा कि आपके नेतृत्व में हम सभी मुगलों से क्या लड़ेंगे? युद्ध लड़ेंगे। क्लियर है? अब देखिएगा जब इस बात का चलता है पता औरंगजेब को, तो औरंगजेब मारवाड़ का अभियान करता है और यह अभियान 1679 का। और इस अभियान में ये दुर्गादास राठौर पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद समर्पण कर देते हैं। और समर्पण के बाद जब औरंगजेब मारवाड़ से आगरा पहुंचता है तो 1679 ईस्वी में मारवाड़ में पहली बार कहता है कि हम क्या लगाएंगे? जजिया टैक्स। क्या लगाएंगे? जजिया। तो औरंगजेब ने 1679 में मारवाड़ में पहली बार क्या लगाया है? जजिया टैक्स। जजिया टैक्स गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या है? टैक्स। खासकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। ये अलग बात है कि उसमें निर्धन नहीं देते हैं, ब्राह्मण नहीं देते हैं, और जो वृद्ध होते हैं वो नहीं देते हैं, और स्त्रियां नहीं देती हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये हिंदुओं पर ही लगने वाला क्या था? टैक्स था। क्लियर है? अब देखिएगा कि इधर जब हारते हैं कौन? दुर्गादास राठौर। ये भाग जाते हैं। बगल का दूसरा राज्य था मेवाड़, और मेवाड़ का शासक था राणा राज सिंह। कौन था? राणा। और जब राणा राज सिंह के पास पहुंचते हैं तो राणा राज सिंह, दुर्गादास राठौर और अजीत सिंह तथा समस्त जो विद्रोही राजपूत थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था, उन्हें क्या दे दिया? शरण दे दिया। कौन? राणा राज सिंह। अब देखिएगा कि जब ये शरण देता है तो मारवाड़ को शरण दिया मेवाड़ ने, तो अगला नंबर किसका है? अब इसको दंड देगा ना औरंगजेब। और मेवाड़ पर अभियान करता है उसका पुत्र है अकबर। किसका पुत्र है? और जब यह अभियान करता है और टाइम है 1681 का, और जब आता है तो दुर्गादास राठौर, राणा राज सिंह अकबर को अपनी ओर मिला लेते हैं। और अकबर को अपनी ओर मिला लेने के बाद अकबर औरंगजेब के विरुद्ध हो जाता है और 1681 में औरंगजेब के खिलाफ अकबर क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। आपको पता है कि अकबर क्या था? औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था।
क्लियर है? और विद्रोह कब किया था? 1600। और किसके बहकाव में आकर के? दुर्गादास राठौर और राणा राज सिंह। अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। कौन? अकबर। यह बात जब चला पता किसको? औरंगजेब को। तो औरंगजेब उस समय दक्षिण के अभियान पर जाने वाला था। उसने कहा कि दक्षिण के अभियान को छोड़ो, पहले किसको समझाओ? अकबर। जब यह अकबर को समझाने के लिए आगे बढ़ता है तो अकबर अपनी सेना के लिए हुए क्या है? औरंगजेब से युद्ध करने के लिए खड़ा है। औरंगजेब ने कहा कि नहीं, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब हम कूटनीति से समझाएंगे इसको, अकबर को। उसने अकबर का एक जो सलाहकार था इख्तियार खां, उसको बुलवाया और बुलवाने के बाद क्या किया? उसकी हत्या करा दी। पहला काम। दूसरा क्या हुआ कि एक फर्जी पत्र जारी करवाया और उस पत्र के माध्यम से राजपूत और अकबर के बीच में क्या डाल दी? भिन्नता डाल दी, मत भिन्नता डाल दी। अब राजपूत भी अलग हो गए, इसका सलाहकार भी मारा गया, अकेले कौन बचा है? अकबर। अब अकेला निसहाय हो गया। और जब हो गया तो अकबर अब यहां से कहां भाग गया? ईरान। कहां भाग गया? और वहां पे 1704 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? 1704 में जब मृत्यु हो जाती है तो आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद दुर्गादास राठौर अजीत सिंह को लेकर के कहां जाते हैं? मारवाड़। और मारवाड़ के इंडिपेंडेंट रूलर कौन बन जाते हैं? अजीत सिंह। क्लियर है? तो राजपूतों के साथ मारवाड़ मेवाड़ समझ गए, मराठों के साथ समझ गए, बीजापुर गोलकुंडा को समझ गए। अब जो बात आती है कि औरंगजेब के काल में कुछ विद्रोह हुआ है। उस विद्रोह में जाटों का विद्रोह प्रमुख विद्रोह है। जाट का नेता था गोकुला। ठीक है, देखिएगा, जाट एक कृषक जाति है जो आगरा से लेकर के दिल्ली के बीच में यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। ये कृषि करते हैं और पशु पालन करते हैं। तो इनकी जो समस्या है वो समस्या है आर्थिक है। आर्थिक का मतलब क्यों है? क्योंकि जो मुगल अधिकारी हैं बार बार राजस्व को बढ़ा देते थे। इस चीज को लेकर के जाट का एक नेता है गोकुला। उस नेता के नेतृत्व में समस्त जाट लोग इकट्ठा होते हैं और 1670 में लड़ाई होती है, तिलपत की लड़ाई। कौन लड़ाई है? तिलपत की लड़ाई। और ये कब लड़ाई हुई है? 17 नहीं, 1600। एक तरफ कौन है? जाट का नेता गोकुला है। कौन है? गोकुला है। तो एक तरफ मुगल है, एक तरफ कौन है? लेकिन मुगल जीत जाते हैं और गोकुला की क्या हो जाती है? मृत्यु, मार दिया जाता है। ठीक है, अब इधर गोकुला जब मर गया, मुगलों ने क्या किया? जाटों पर कब्जा कर लिया। लेकिन जाट का एक नेता और था, राजा राम, और इसका एक भतीजा है चूड़ामन। राजा राम और चूड़ामन ने फिर मुगलों से संघर्ष किया और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद एक नया राजवंश, भरतपुर राजवंश की क्या कर डाली है? स्थापना कर डाली। किसने? राजा राम और चूड़ामन। क्लियर है? गोकुला मारा गया किस लड़ाई में? तिलपत की। कब हुआ था? किसके बीच में हुआ था? अब देखिएगा सिखों के साथ संबंध कैसा रहा है औरंगजेब का। ठीक है, सिखों ने भी विद्रोह किया है। ठीक है, तो जाटों ने विद्रोह किया है, अकबर उसका लड़का उसने भी विद्रोह किया है, सतनामियों का भी विद्रोह हुआ है औरंगजेब के काल में, और एक विद्रोह है सिखों का भी विद्रोह है। किसका है? सिखों का है। थोड़ा उसको समझते हैं। देखिएगा, अगर मैं सिख धर्म की बात करूं, क्लियर है, तो संस्थापक कौन है? गुरु नानक है। जन्म 1469 तलवंडी में, पंजाब की, जिसे आज ननकाना साहिब कहते हैं। क्लियर है? देखिएगा, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, गुरु कुल 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। क्लियर है? अकबर के काल तक संबंध बड़ा अच्छा रहा है सिख गुरुओं का। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि जहांगीर जब सत्ता में आता है तो इसका एक विद्रोही पुत्र है खुसरो, है ना?
और खुसरो को आर्थिक सहायता और आशीर्वाद दिया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन, अगर मैं अकबर की बात कर दूं तो अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था, ख्याल आ रहा है, और उसी पे अमृतसर नामक शहर को बसाया गया था। इसका मतलब संबंध लगभग ठीक ठाक था। लेकिन अकबर के बाद संबंध बिगड़ रहा है, ठीक है। और बिगड़ क्यों रहा है? क्योंकि जो जहांगीर गद्दे पर आया है उसका जो पुत्र है खुसरो, ठीक है, वो विद्रोही बन चुका था। और विद्रोही बनने के एवज में, यानी विद्रोही बनने के क्रम में गुरु अर्जुन देव ने उसे आर्थिक सहायता भी दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। जब इनको पेश किया गया जहांगीर के समक्ष तो कहा गया कि आप क्या करिए, 2 लाख रुपए हर्जाना दे दीजिए। इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया, ठीक है। इन्हें क्या मिल गया? मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। अब देखिएगा, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। इनका पुत्र है गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। आपको पता है कि सिख धर्म में जो नगाड़ा बजाने की प्रथा थी, शुरुआत किसने किया है? नगाड़ा बजाने की प्रथा को राजसत्ता का प्रतीक माना जाता रहा है। आज भी अगर आप कोई सीरियल देखते होंगे, अगर जो हिस्टोरिकल मूवी होगी, उस मूवी में अगर राजसत्ता की बात किया जाए तो नगाड़े रखे होते हैं। रावण के दरबार में डांस होता था, देखे ना, मरते दम तक, मरते समय तक रावण ने भोग विलास में जीवन व्यतीत किया है। और उनके जो विरोधी थे राम, लक्ष्मण, ये लोग सीता के वियोग में, रावण से, सीता की खोज के वियोग में रावण से जा मिले। और मिलने के बाद राम रावण का क्या होता है? युद्ध होता है। कहा जाता है कि अच्छाई का क्या है? बुराई पर जीत है। क्लियर है? अरे अच्छाई का बुराई पे, यही ना है, ठीक है। गुरु हरगोविंद किसके पुत्र हैं? अर्जुन। इनके पिताजी जहांगीर के काल में खुसरो को सहायता दे चुके हैं। ये पैसा था 2 लाख रुपए हर्जाना, मारे भी गए हैं। ये कहा कौन? जहांगीर, अब पैसा आप दे दीजिए। पापा थे आपके, है ना, कर्जा अगर पापा लेते हैं और कर्जा देने वाले को पता होता है और उनके पुत्र को भी पता होता है, तो कहता है कि पापा ने तो पुत्र भी दे दे, बेटा भी दे दे। होता है, ये देता भी है, अगर लायक बेटा दे देता है, और नालायक देगा हमको कुछ पता नहीं किससे क्या लिए थे, ठीक है। क्या किया कि जब इनसे पैसा मांगा, उन्होंने कहा कि हम पैसा कहां से दें। इनको भी कैद करा लिया, कौन? जहांगीर, और रख दिया ग्वालियर के किले में। लेकिन जब वहां से ये छूटे, इनको लगा अब चला पता कि अब हमारा सामना किससे होगा? मुगलों से होगा। इन्होंने सैनिक सुरक्षा के प्रबंध को तैयार करना कौन शुरू कर दिया? गुरु हरगोविंद। समस्या तो तब हो गई जब इनके 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग, जब इनको इस्लाम धर्म ग्रहण करने का दबाव डाला गया और इन्होंने जब धर्म को ग्रहण नहीं किया तो औरंगजेब ने क्या करा देंगे? किसके करा देंगे? गुरु तेग। क्लियर है? तो सिखों का भी विद्रोह हुआ है, जाटों का भी विद्रोह हुआ है, अकबर का भी विद्रोह हुआ है। सतनामी कबीर पंथी होते हैं, ठीक है। कबीर की जो उपदेश है उसको मानते हैं, ये बैरागी होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो सतनामी थे ये कृषक भी होते हैं। सतनामी नहीं होते हैं, हमारे गांव में थे सतनामी, तो क्या वो गृहस्थ जीवन छोड़ देते हैं? नहीं देते। तो इनका जो टकराव था वो भी आर्थिक था और सतनामियों ने भी विद्रोह किया है औरंगजेब के खिलाफ। और औरंगजेब की सेना ने क्या किया? सतनामी को कुचल दिया है, खत्म कर दिया है। ये चारों पांचों विद्रोह किसके काल में हुए हैं? औरंगजेब। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब की धार्मिक नीति। धार्मिक, ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसे आज क्या करना है? समाप्त कर देना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? yes, अब इतने पर अगर आपको न समझ में आए तो दिक्कत है। आ रहा है ना? अगला कौन सा है? इसकी नीति है, कौन सी पॉलिसी है? धार्मिक। औरंगजेब की
धार्मिक। देखिएगा, औरंगजेब को कुछ लोग कहते हैं कि असहिष्णु था। क्या था? कुछ लोग कहते हैं कि यह सहिष्णु था। क्या था? इसका मतलब इसके कुछ तर्क होंगे पक्ष में और कुछ तर्क होंगे विपक्ष में। कुछ तर्क होंगे विपक्ष में। पक्ष वाला कहता है कि औरंगजेब क्या था? सहिष्णु था, यानी अन्य धर्मों के प्रति अत्याचार नहीं किया है। ये कहते हैं कि देखिएगा, राजपूतों के साथ संबंध यह निभाना चाहता था। कौन? औरंगजेब। और निभाना चाहता था, इसीलिए इसने जय सिंह और जसवंत सिंह को अपने यहाँ सबसे उच्च मनसब प्रदान किया था। कौन? औरंगजेब। इन्होंने कहा कि सबसे अधिक मनसबदार जो थे वो कौन थे? हिंदू थे। लगभग 337 ऐसे हिंदू थे जो उच्च पदों पर मनसबदार थे। औरंगजेब के काल में इतने हिंदू किसी के काल में मनसबदार नहीं रहे। ये बात किसका है? पक्ष वालों का। फिर ये कहते हैं कि औरंगजेब पे आरोप लगता है कि इसने मंदिर को तुड़वाया है। मंदिर को तुड़वाया है। तो इतिहासकारों ने कहा कि मंदिर को तुड़वाना यह धार्मिक नहीं है, यह राजनीतिक मामला है। कैसा मामला है? एग्जाम्पल दिया। उसने कहा कि मथुरा का जो केशव राय देव का मंदिर था उसको तुड़वाया है औरंगजेब। उसने कहा कि इसको इसलिए तुड़वाया गया है क्योंकि इसी मंदिर में जाट लोगों को प्रश्रय मिला था। क्लियर है? और दूसरा कहा कि यह जो मंदिर है इसको बनवाया है वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के काल में, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी और उससे धन लूटा है और लूट के क्या बनवाया है? केशवराय देव मंदिर मथुरा में। ये किसका तर्क है? जो कहते हैं कि औरंगजेब क्या है? सहिष्णु है। फिर इसने कहा कि देखिए, औरंगजेब ने कुछ मंदिरों का पुनरुद्धार भी कराया है। जैसे इसने कहा कि उज्जैन का महाकाल मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, इसका पुनरुद्धार किसने कराया है? औरंगजेब ने। इलाहाबाद में बहुत सारे मंदिर हैं, चित्रकूट में बहुत सारे मंदिर हैं। इन सारे मंदिरों पर पैसा किसने दिया है? ठीक है। तो नहीं लग रहा है कि ये जो पक्ष वाले हैं ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या है? सहिष्णु। अब विपक्ष वाले कहेंगे कि नहीं, ये सहिष्णु नहीं था, असहिष्णु था। और ठीक है भाई, एक मंदिर तोड़वाए, केशवराय मंदिर, लेकिन तुम सोमनाथ मंदिर क्यों तोड़वाए? सोमनाथ मंदिर क्यों तोड़वाए तुम? काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों तोड़वाए तुम? काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों तोड़वाए तुमने? क्लियर है? माथे पर तिलक से क्यों रोका? माथे पर तिलक से क्यों रोका? तुमने नवरोज को समाप्त कर दिया, तुमने होली को समाप्त कर दिया, तुमने दीपावली को समाप्त कर दिया। आखिरकार ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि तुम सहिष्णु नहीं हो, तुम असहिष्णु हो। क्लियर है? तो अगर मैं कह दूं कि कंक्लूजन आप क्या कहेंगे, निष्कर्ष क्या कहेंगे, तो औरंगजेब की धार्मिक नीति के संबंध में निष्कर्ष यही निकलता है कि सहिष्णु कम और सहिष्णु ज्यादा है। कौन है? औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज करना चाहता था। दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिर। जो इस्लाम को नहीं मानते उन्हें क्या कहता था? वो काफिर है। और इसे एक संज्ञा दी है दारुल हर्ब की। दारुल, इन काफिरों को इस्लाम में कन्वर्ट करके इसको क्या बनाना है? दारुल इस्लाम बनाना है। दारुल इस्लाम बनाना है। ये किसका वाक्य है? औरंगजेब का। औरंगजेब आपको पता है कि धर्मांध था, धर्म में अंधा था, धर्म में अंधा था। आपको पता है कि औरंगजेब ने अपने दरबार में रेशमी वस्त्र पहनने पर रोक लगा दिया था। किसने? औरंगजेब। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन क्या कर दिया? ठीक है, भांग पर प्रतिबंध लगाओ, मदिरा पर लगाओ, लेकिन किसी की आस्था पर प्रतिबंध
मत लगाओ। इस प्रकार से अगर कंक्लूजन की बात किया जाए तो औरंगजेब सहिष्णु कम। क्लियर है। अगर बात आ रही है जजिया की, एक शब्द आया जजिया, जजिया का जिक्र हमने बहुत बार किया है। एक जकात होता है 2.5%, जो अमीर मुसलमान होते हैं अपने इनकम का क्या करते हैं, 2.5% दान कर देते हैं, करते हैं ना। देखिएगा जजिया जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। अभी बताइएगा कि उस समय बहुसंख्यक कौन है, हिंदू या मुसलमान? हिंदू। ठीक है, तो इससे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? हिंदू होगा, हिंदू होगा। अब देखिएगा अगर सबसे पहले जजिया की बात किया जाए तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीता और सबसे पहले जजिया वही लगाया जजिया। इसके बाद जजिया चलता रहा। ठीक है, अगर आगे बात करिएगा तो फिरोज शाह तुगलक ये भी जजिया को प्रमोट किया है, जजिया को। लेकिन जब अकबर आया है मुगल काल में तो 1564 में जजिया क्या कर दिया इसने। लेकिन आगे चल के जब औरंगजेब आता है तो यह 1679 ईस्वी, बताया हमने ना आपको, औरंग 1679 में कहा मारवाड़ में सबसे पहले क्या लगाया, जजिया। अंततः इसको समाप्त किया है मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में। क्लियर है। ये रहा है औरंगजेब की दक्षिण की नीति, औरंगजेब का राजपूतों के साथ संबंध, औरंगजेब का मराठों के साथ संबंध है। औरंगजेब के काल में हुए विद्रोहों में जाट विद्रोह, अकबर का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह, इसको हमने देखा। फिर देखा कि अकबर की धार्मिक नीति के बारे में देखा। हमने कहा सहिष्णु कौन और सहिष्णु। क्लियर हो गया? लेट्स लीजिए।